हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप था इंग्लैंड में राइटर्स का, जिसमें प्ले राइट्स थे, पोएट्स थे ये। और ये सबसे पहले प्रोफेशनल राइटर्स थे। ये रिलीजियस थीम पे नहीं लिखते थे ड्रामास, ये सेक्युलर थीम पे लिखा करते थे। और ये लंदन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने ड्रामा के फील्ड में। और इन्होंने ड्रामा के फील्ड में, इंग्लिश ड्रामा के फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। और बहुत मेजर ये ड्रामाटिस्ट थे। और इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक तरह से रास्ता बनाया। शेक्सपियर दे प्रिपेयर्ड द वे फॉर शेक्सपियर। और ये टॉपिक जो है यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसके हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो टर्म है, द यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है, ये उस समय नहीं कहा जाता था जब ये एलिजाबेथन एज में जब ये राइटिंग कर रहे थे, तब इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहा जाता था। ये कोई ग्रुप उस समय नहीं था। इसको ग्रुप का नाम तब दिया गया जब 19th सेंचुरी में एक राइटर थे, जॉर्ज सेंटबरी, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ये जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे। 19th सेंचुरी में इन्होंने इनको नाम दिया, इस ग्रुप को नाम दिया यूनिवर्सिटी विट्स का। और क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो सारे के सारे जो ड्रामाटिस्ट थे, राइटर्स थे, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट थे और यूनिवर्सिटी से निकले ये विद्वान थे, विट्स थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स का नाम दिया गया। अब ये कौन कौन थे? ये थे जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, थॉमस नैश, थॉमस लॉज। तो ये 7 राइटर्स का ये ग्रुप था जो कि राइटिंग कर रहा था एलिजाबेथन एज में, बिफोर शेक्सपियर के आने से पहले। अब बात करते हैं हम। तो ये सेक्युलर राइटर्स थे। उनका ड्रामा में जो थीम होता था रिलीजियस पे बेस्ड नहीं होता था, बल्कि हीरोइक ड्रामा लिखा करते थे। उन दिनों हीरोइक थीम पर ये लिखा करते थे। और ये राइटर्स थे कुछ तो कैम्ब्रिज से पास आउट थे, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश जो थे वो कैम्ब्रिज से पास आउट थे। और जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील ये थे ऑक्सफोर्ड से पास आउट थे। और एक और राइटर थे थॉमस किड इस ग्रुप में, लेकिन ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट नहीं थे, लेकिन इनको भी इसी ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है क्योंकि जो इनका राइटिंग स्टाइल था वो इन्हीं की तरह का था। इन्हीं के स्टाइल में वो लिखते थे और उनका जो कोलैबोरेशन भी करते थे, इन राइटर्स के साथ वो कोलैबोरेशन भी करते थे, इसलिए उनको भी इसी ग्रुप में रखा जाता है। तो ये बहुत ही टैलेंटेड और वर्सटाइल राइटर्स का ये ग्रुप था जो एलिजाबेथन एज में छाया हुआ था। लोग इनको बहुत पसंद करते थे, इनके जो प्लेस थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इस एज में। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो इसकी वजह से इनमें क्या था, एक तो एरोगेंस था। और ये बाकी जो राइटर्स जो उतना यूनिवर्सिटी पास्ड आउट नहीं थे या उतने विद्वान नहीं थे, उनका ये मजाक भी उड़ाते थे, रेडिक्यूल भी करते थे ये। तो ये इमीडिएट प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के प्रेडिसेसर्स थे, एक तरह से कहना चाहिए उनके पहले आए थे, सीनियर्स थे। और जब शेक्सपियर ड्रामा लिखने आए 1580s में, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जो ऑडियंस थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और इन्होंने ड्रामा के फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था और थिएटर्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था। तो शेक्सपियर ने इनके प्लेस को देखा और बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए और इंस्पायर्ड होकर उन्होंने प्लेस लिखे। और उन्होंने इनके जो सारी टेक्निक को उन्होंने सीखा, शेक्सपियर ने ड्रामेटिक टेक्निक को, ट्रेजिक हीरो को। और ये मोस्टली ट्रेजेडीज ही लिखते थे, ज़्यादातर ये कॉमेडीज़ नहीं लिखते थे उन दिनों। तो ये सारे राइटर्स थे। अब बात करते हैं कि चूँकि ये जो राइटर्स थे अपने किसी न किसी गांव से, शहरों से ये लंदन में आए थे राइटर बनने के लिए। और क्योंकि जैसे उस ज़माने में क्या था कि लंदन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, तो कई राइटर्स, कई जो दूसरे प्रोफेशंस के थे लंदन में आ रहे थे अपना कैरियर बनाने के लिए। जैसे इंडिया में भी लोग दिल्ली, मुंबई जाते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, उसी तरह से ही अब ये जो राइटर्स थे उनके इसमें जो डेवलप यूनिवर्सिटी विट्स जो थे राइटर्स, वो स्टेज के इसमें अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे।
और ये हाईली एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे अपने ड्रामा के फील्ड में। और इनका जो सक्सेस का जो कारण था वो सिर्फ ये नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी विट्स थे या यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। इसका मेन रीज़न ये भी था कि ये ऑडियंस की नब्ज को जानते थे। ये इनको पता था कि ऑडियंस किस तरह का प्ले देखना पसंद करती है, किस तरह से कि प्ले को एंजॉय करती है। तो जिस तरह से ड्रामा देखना पसंद करती थी ऑडियंस, उसी तरह से ड्रामा लिखते थे और ऑडियंस को एंटरटेन करते थे। तो इनको ये चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो इनको सारे रूल्स तो पता थे कि अरिस्टोटल ने क्या रूल्स बनाए हैं ट्रेजेडी लिखने के, ड्रामा लिखने की, क्या ट्रेजिक हीरो होना, कैसा ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, कैसा कॉमेडी होना चाहिए, कैसा ट्रेजेडी होना चाहिए। इस सारे रूल्स से वाकिफ़ थे, लेकिन वो इन रूल्स से नहीं बंधे हुए थे, वो इन रूल्स से परे थे। और इन रूल्स को जानते हुए भी वो ऐसा ड्रामा लिखते थे जिसे कहा जाता है रोमांटिक ड्रामा। वो रोमांटिक ड्रामा लिखते थे जो कि लोगों को पसंद आए, जिसमें कोई ये जो 3 यूनिटीज़ होता है जो अरिस्टोटल के द्वारा जो बताया हुआ 3 यूनिटीज़ का फॉलो नहीं होता था। और जो उन्होंने बताया था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी मिक्स नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी वो नहीं करते थे। ये ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ लिखते थे। ये कॉमेडी को इन्फीरियर मानते थे, इन्फीरियर काइंड ऑफ आर्ट मानते थे, और ज़्यादातर ये ट्रेजेडीज़ ही लिखा करते थे। तो और इनका जो ड्रामा था हीरोइक ड्रामा लिखते थे, हीरोइक थीम पे ये लिखते थे यूनिवर्सिटी विट्स। और ये सारे के सारे जो राइटर्स थे वो कंटेम्पररीज थे। ये कंटेम्पररीज थे मीन्स लगभग एक ही समय के थे ये राइटर्स। और ऐसा बहुत सारे एविडेंस भी मिला है कि ये कोलैबोरेशन में वर्क करते थे एक दूसरे। कई ड्रामा ऐसा था जिसमें एक दूसरे के 2 लोग मिलकर साथ में मिलके लिखते थे, इस तरह से कोलैबोरेशन था। इसी वजह से भी इनको ग्रुपिंग कर दिया गया है सेंटबरी के द्वारा। अब ये जो ड्रामा लिखते थे वो हीरोइक ड्रामा लिखते थे, और हीरोइक ड्रामा में हीरोइक थीम होता है। हीरोइक थीम मतलब जिसमें योद्धा हो जो युद्ध पे जाए, और इस तरह से जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था। इस तरह के प्लेस को एलिजाबेथन ऑडियंस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इनमें स्ट्रॉन्ग लाइन्स होती थी, और एक्टर्स के पास जो ड्रामा को प्रेजेंट करते थे, और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बड़े बड़े वर्ड का यूज़ होता था। तो कभी कभी क्या होता था कि ये जो जो उनके जो एक्सप्रेशन था, जो ड्रामा बोलने का जो तरीका था, ड्रामा प्रेस करने का तरीका था, कभी कभी वो ओवरडू कर जाते थे, ज़्यादा ही कर जाते थे, और नॉनसेंस बन जाता था। लेकिन हम इनको इस बात से वो कर सकते हैं क्योंकि ये जो पहले मास्टर थे, फर्स्ट ये इन्होंने शुरुआत की थी, तो जो शुरुआत में तो सब में थोड़ी ना थोड़ी कमी होती ही है। तो इस तरह से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एलिजाबेथन एज के जो राइटिंग के फील्ड में। ये इनका जो मेन जो उद्देश्य था वो था एंटरटेन करना, जो कि वो पूरी तरह से वो कर रहे थे। अब चूँकि ये इस तरह का ड्रामा लिख रहे थे, ट्रेजेडी लिखा करते थे, ये अपने ड्रामा में ह्यूमर का यूज़ नहीं करते थे। ह्यूमर मीन्स जैसे कि हास्य व्यंग्य इस तरह का जो होता है, वो हास्य का यूज़ नहीं करते थे, और ज़्यादातर वो डार्क ट्रेजेडीज़ लिखा करते थे। और अगर ह्यूमर वो लिखने का ट्राई करते भी थे तो क्या होता था कि वो उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, उनका जो हास्य वाला जो एंगल है। सिर्फ जॉन लिली एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने कॉमेडीज़ लिखी है। अदरवाइज़ जो बाकी जो राइटर्स थे वो सभी के सभी ट्रेजेडीज़ ही लिखा करते थे, हीरोइक ड्रामास लिखा करते थे, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। अब सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी विट्स थे जॉन लिली, इनकी हम बात करते हैं। तो इनका जन्म 1544 में हुआ था और डेथ हुई थी 1606 में, जॉन लिली। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर माने जाते हैं जॉन लिली, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड राइटर थे। लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्रिटिक्स ने ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च नहीं की है, तो इनको वो जो पोजीशन मिलनी थी वो पोजीशन मिल नहीं पाई है। तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड राइटर माने जाते हैं, एंड मिसअंडरस्टूड राइटर माने जाते हैं एलिजाबेथन एज के। और ये इकलौते राइटर थे जो कॉमेडीज़ भी लिखा करते थे, जॉन लिली। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने बताया कि सभी ट्रेजेडीज लिखा करते थे। अब उन दौरान जिस समय ये लिख रहे थे
जॉन लिली। उस समय एलिजाबेथन एज में दो तरह के प्ले हाउसेस होते थे। एक पब्लिक प्ले हाउसेस होते थे जो कि जिसमें आम जनता जाके प्ले देखती थी, जिसकी जो टिकट होती है थोड़ा सा कम, मतलब कम महंगी होती थी। और एक होता था प्राइवेट प्ले हाउसेस जिसमें जो टिकट है बहुत महंगा रहता था। इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और दरबार के लोग, कोर्ट के लोग जाया करते थे। हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग इसको देखने जाते थे और इसको आम जनता इसमें जाने का सोच भी नहीं सकती थी, अफोर्ड नहीं कर पाती थी इन प्राइवेट प्ले हाउसेस को। तो जॉन लिली जो अपने जो प्ले को ज़्यादातर इन्हीं प्राइवेट प्ले हाउसेस में परफॉर्म कराते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो प्ले है आम जनता तक उतना नहीं पहुंच पाया। और आम जनता तक ये नहीं पहुंच पाने की वजह से कुछ सीमित सर्कल तक ये सीमित रह गया। इनका जो प्लेस था सीमित रह गया एरिस्टोक्रेटी के बीच में और रिच लोगों के बीच में ही। अब शेक्सपियर ने जब अपना ड्रामा लिखना शुरू किया तो जॉन लिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बहुत सारे अपने वर्क लिखे जॉन लिली से इन्फ्लुएंस होके। अब हम बात करते हैं कि इनके क्या थे मेन जो ड्रामा के इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इनके। अ मोस्ट एक्सेलेंट कॉमेडी ऑफ एलेक्जेंडर, कंपासे एंड डायजेनेसिस, साफो एंड फाओ, एंडामियन द मैन ऑन द मून, गैलेथिया, मिदास, वुमेन इन द मून एंड द लव्स मेटामॉर्फोसिस। तो ये सारे इनके वर्क्स थे जॉन लिली के और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क माने जाते हैं। अब शेक्सपियर जब लिखते थे तो शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इन अपने सीनियर से, स्पेशली वो जॉन लिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसीलिए हडसन जो एक क्रिटिक थे उन्होंने कहा है कि अनडिनाइबली शेक्सपियर्स फर्स्ट मास्टर इज़ जॉन लिली। शेक्सपियर ने सबसे पहले अगर किसी से सीखा तो वह है जॉन लिली से सीखा। लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बाद में लेकिन इनका जो है गरीबी में बीता इनका जो दिन है। और जब इनकी मौत हुई तो बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत समय तक ये प्ले लिखना वो छोड़ चुके थे और अपने गुमनामी की ज़िंदगी वो बिता रहे थे जॉन लिली। और पूरी जनता सारे जो थे उनके ड्रामास को भूल गए थे और उनका नज़रअंदाज कर दिया गया था इनको। तो जो मतलब जब उनकी मौत हुई थी 1606 में, तो उसके पहले उनका जो लास्ट प्ले था वो 1590 में परफॉर्म हुआ था। तो ये 17 साल का गैप था इनकी मौत के बीच में और इनके लास्ट प्ले के बीच में। तो इस तरह से गुमनामी की ज़िंदगी वो जी रहे थे। ऐसा माना जाता है कि पहले ये एलिजाबेथन एज में जो क्वीन एलिजाबेथ थी इनको बहुत ज़्यादा इनके प्लेस को पसंद करती थी, रिच लोग इनके प्लेस को पसंद करते थे। लेकिन बाद में उनको नेगलेक्ट कर दिया गया था इन रिच पीपल के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा, और उनकी जो मौत है गुमनामे में हुई। ये जो सारे जो राइटर्स थे एलिजाबेथन एज में, जो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो सारे राइटर्स थे, इनका उसी तरह का ही कैरियर था कि शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते थे, शोहरत मिली, इज्जत मिली, पैसे मिले। लेकिन जब कुछ समय में काम करने के बाद कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी से घिर गए और इनका जो आखिरी का जो समय था बहुत ही गुमनामी में और बहुत ही अजीब तरीके से ख़त्म हुआ इनका जो कैरियर है। अब आगे बात करते हैं जॉन लिली का हो गया। अब जॉर्ज पील की बात करते हैं। तो जॉर्ज पील जो थे राइटर्स थे वो बहुत, आप देखेंगे कि लंदन की लाइफ, उनकी राइटिंग को आप देखेंगे तो लंदन की लाइफ इनमें दिखेगी, लंदन का कल्चर इनमें रहता है कि किस तरह से जब लंदन के लोग रहते थे, किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल था, सारा का सारा उनके प्लेस से हमको दिखता है। तो और ये उस समय क्या था, इंग्लैंड में देशभक्ति की जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा आगे हो रही थी। लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे क्योंकि इंग्लैंड का वॉर चल रहा था, फ्रांस के साथ भी वॉर चल रहा था, स्पेन के साथ भी झगड़ा चल रहा था, स्पेनिश आर्मडा उस समय हुआ था। तो पूरी जो इंग्लैंड की जनता थी देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थी। तो इनके प्लेस में वो देशभक्ति की भावना भी दिखती है। इनके प्लेस थे अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, पेस्टोरल, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द बैटल ऑफ अल्काजर, द ओल्ड वाइफ्स टेल एंड द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेरी बैथशेबा।
तो ये उनके प्लेस थे। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ पेरिस है उसमें उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, फ्लैटरी की है। अब ये जो राइटर थे वो ब्लैंक वर्ड्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते थे, ब्लैंक वर्ड्स को अपनाए थे इन्होंने अपनी राइटिंग में, अपनी ड्रामा में। और जॉर्ज पील का एक प्ले है ओल्ड वाइफ्स टेल, आप देखिए यहाँ पे ओल्ड वाइफ टेल है। इस प्ले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे विलियम शेक्सपियर, और इससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक प्ले लिखा था, विंटर टेल करके लिखा था, विंटर टेल करके लिखा था इस प्ले से इंस्पायर होके। तो इस तरह से शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ उन्होंने प्लॉट को उनसे सीखा था, उनकी प्लॉट को कॉपी किया था शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन साबित हुए थे सारे राइटर्स। अब ये जो जॉर्ज पील थे उनका जो लाइफ था कोई बहुत अच्छा मोरल नैतिकता से भरा नहीं था, बहुत ही मोरल लाइफ ये जी रहे थे, एक तरह से अय्याशी वाला लाइफ ये जी रहे थे। और 40 इयर्स की एज में, 40 साल की उम्र में इनको एक भयानक इन्फेक्शन हो गया था, सिफिलिस हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। सिफिलिस एक खतरनाक इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है। तो आप समझ सकते हैं इस किस तरह से इनकी लाइफस्टाइल रही होगी। अब ये जो बाकी जो राइटर्स थे एलिजाबेथन एज में, ये सारे राइटर्स जो थे सबकी इस तरह से ही अनैतिक लूज लाइफ भी रही थी। ये अपना जो लाइफस्टाइल इनका एक तरह से कहना चाहिए मोरालिटी से भरा नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा इमोरल था। अब आगे बात करते हैं, हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन, इनका बर्थ हुआ था 1558 में और डेथ हुई थी 1592 में। रॉबर्ट ग्रीन के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। अब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो लंदन आ गए थे कैरियर बनाने के लिए। और लंदन में उनका कैरियर बहुत ही लंबा नहीं चला था, हालांकि बाकी राइटर्स की अपेक्षा चला था। तो 12 साल इन्होंने काम किया है इंग्लैंड में, इसमें लंदन में 12 साल काम किया है लिटरेचर की दुनिया में। और इस 12 साल में उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना पोजीशन हासिल किया, बहुत ही बड़ा अपना रुतबा हासिल किया। इन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, बहुत ही इनका एक्सपेरिमेंटेटिव वर्क था। ये हिस्ट्री भी लिखा करते थे और अलग अलग तरह के ये एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे रॉबर्ट ग्रीन। अब इनके वर्ड्स में हमें हिस्ट्री भी दिखती है, लव का भी थीम था, फेरी टेल्स भी लिखा करते थे, मैजिक के बारे में लिखा करते थे। और इन सारी चीज़ों को दिखाना उस समय रिस्की था, फिर भी वे दिखाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो काफ़ी वर्सटाइल वो ड्रामाटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रीन से। शेक्सपियर इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और रॉबर्ट ग्रीन के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत बड़े पैम्फलेटियर थे। बहुत उस समय उन दौरान में क्या होता था कि पैम्फलेट्स भी लिखे जाते थे। पैम्फलेट्स आजकल के जो मैगजीन से हम उसकी तुलना कर सकते हैं, तो ये एक तरह से मैगजीन लिखा करते थे, जिसका उन्होंने एक लिखा था पैम्फलेट जिसका नाम है ग्रॉट वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विथ मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस। ये इसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1592 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने बताया है कि शेक्सपियर को एक तरह से उन्होंने प्लेगरिस्ट कहा है, कॉपी करने वाला कहा है। और शेक्सपियर की तुलना अपस्टार्ट क्रो से की है। उन्होंने कहा है कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन द प्लेयर्स हाइड। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर ये तो नौसिखिया कौवा है जो कि हमारी पंखों पर उड़ान भर रहा है। मतलब बेसिकली उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर प्लेगरिज्म का आरोप लगाया है कि शेक्सपियर हैं हमारी प्लेस की को कॉपी कर रहे हैं, हमारे प्लेस के अच्छे अच्छे प्लॉट को ले रहे हैं और अपना पॉपुलर हो रहे हैं, अपना प्लेस लिख रहे हैं इस तरह से। तो हम पहला मेंशन जो देखते हैं शेक्सपियर का इन्हीं के वर्क में देखते हैं 1592 में शेक्सपियर का। तो इस तरह से ये थे, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं हम, हाँ इनके प्लेस देख लीजिए। इनके प्लेस थे द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोनस किंग ऑफ एरागन, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड, द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन फ्रायर बंजी एंड हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। ये इनके प्लेस थे।
तो फ्रायर बेकन जो था वो इनका एडलिक रोमांस था। जेम्स फोर्थ जो क्रॉनिकल प्ले नहीं था बल्कि स्टोरी ऑफ किंग था। इस तरह से रॉबर्ट, ये देखिए ग्रॉट वर्थ ऑफ, ये इनका जो ये है। अब देखिए स्पेलिंग में कहीं कहीं आपको अजीब तरह की स्पेलिंग दिख रही होगी, तो उस समय जो इंग्लिश थी इसी तरह की ऑब्सोलीट इंग्लिश थी। आजकल में ये कहना चाहिए कि अब चेंज हो गया इंग्लिश का जो स्पेलिंग का जो है, जो भी जिसको पसंद आए वही स्पेलिंग लिख दिया करते थे उस समय। अब आगे हम बात करते हैं थॉमस लॉज की। थॉमस लॉज, ये इनका जो एजुकेशन है, थॉमस लॉज का एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। लॉ के वो स्टूडेंट थे और बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते थे। लेकिन ये लॉ के फील्ड में अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते थे, अपना कैरियर ये ड्रामा के फील्ड में बनाना चाहते थे। ये एक्टर बनने के लिए पहले आए थे। और उन दौरान क्या हुआ था कि स्टीफन गॉसन नाम के एक राइटर थे जिन्होंने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज़, जिसमें उन्होंने पोइट्री की बहुत ज़्यादा बुराई की थी, ड्रामा की बुराई की थी। उन दौरान जो ड्रामास लिखे जा रहे थे स्टेज में उसकी बहुत ज़्यादा बुराई की थी और कहा था कि ये बहुत ज़्यादा अनैतिकता फैला रहे हैं, ये जो पोइट्री है, ये जो ड्रामा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था ये बात जो है थॉमस लॉज को, और उन्होंने इसका एक जवाब दिया था, जवाब लिखा था। और जवाब में उनका जो वो था डिफेंस ऑफ पोएट्री म्यूज़िक एंड स्टेज प्ले, इस नाम से उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उन्होंने स्टीफन गॉसन के बातों का जवाब दिया था। तो जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गए थे, क्योंकि स्टीफन गॉसन बहुत ही बड़े राइटर थे। तो इनका भी जो कैरियर है कोई ख़ास मतलब आगे नहीं बढ़ सका और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने काम किया। और स्टीफन गॉसन से उनका जो दुश्मनी है महंगी पड़ी उनको इस तरह से। तो अलग तरह से इन लोग का जो कैरियर है बहुत ज़्यादा वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया। और ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने जब हेनरी सिक्स्थ लिखा तो इन्होंने इसमें कोलैबोरेशन किया, शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन किया, उनके साथ में मिलके ये प्ले को लिखा। इसके अलावा उन्होंने वुंड्स ऑफ द सिविल वॉर भी लिखा है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं थॉमस लॉज के, द वुंड ऑफ सिविल वॉर, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड, रोजालैंड, यूफियस शैडो, द लाइफ एंड डेथ ऑफ विलियम लैंगरबियर्ड, A Ties of the Plague, A Defense of Poetry, Music and Stage Play। तो ये सारे इनके प्लेस थे। ये देखिए डिफेंस ऑफ पोएट्री म्यूजिक एंड स्टेज प्ले, स्टीफन गॉसन का जवाब था ये। और ये रोजालिंड जो उनका प्ले था, इससे इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा है। मतलब एज यू लाइक इट का जो प्लॉट है रोजालिंड से मिलता जुलता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे शेक्सपियर इन यूनिवर्सिटी विट्स से, और यूनिवर्सिटी विट्स के इंस्पायर्ड होके उन्होंने बहुत सारे अपने लिखे। फिर कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी इन स्टेज के दौरान, तो उन्होंने क्या किया, थॉमस लॉज ने अपना ये जो कैरियर था राइटिंग कैरियर छोड़ दिया और वो मेडिसिन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने चले गए थे, मेडिसिन के क्षेत्र में। और 1596 के बाद हमें कुछ पता नहीं चलता कि थॉमस लॉज ने क्या किया, वो कहाँ चले गए, वो भी गुमनामी के इसमें चले गए। और 1625 में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद तो फिर तो यही सारे इनके प्लेस है। और अब आगे बात करते हैं हम, थॉमस लॉज की बात हो गई, नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस नैश की। तो थॉमस नैश भी यूनिवर्सिटी विट्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे, थॉमस नैश। और इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है इस यूनिवर्सिटी विट्स का। इनका जन्म हुआ था 1567 में और डेथ हुई थी 1601 में। और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, ये कैम्ब्रिज से पढ़े थे। और जब 1586 में लंदन ये पहुँचे थे तो थॉमस नॉस को कई प्लेस लिखने का श्रेय मिलता है, लेकिन उनका जो कई इनके जो प्लेस हैं कंफर्म नहीं है कि इन्होंने लिखे हैं कि किसी और राइटर ने लिखे हैं। तो इनके प्लेस है, देख लीजिए आप लिस्ट, समर लास्ट विल, द टेरर ऑफ द नाइट, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, द आइसल ऑफ डॉग्स। तो ये सारे इनके प्लेस थे और कुछ पैम्पलेट्स भी इन्होंने लिखे हैं थॉमस लॉज ने। फेमस पैम्पलेट्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं।
अब पैम्फलेट्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। थॉमस नैश ने रॉबर्ट डिकेंस के साथ इनकी दोस्ती थी। क्रिस्टोफर मार्लो के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, उनके साथ मिल के लिखा था। शेक्सपियर के भी जो फेमस प्ले थे हेनरी फोर्थ, देखिए शेक्सपियर का जो प्ले था हेनरी फोर्थ, इसमें कहा जाता है कि थॉमस नैश का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। और ये भी कहा जाता है कि शेक्सपियर का हेनरी फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट था ये पूरा का पूरा थॉमस नैश ही लिखे थे, लेकिन इसका जो क्रेडिट है शेक्सपियर ले गए। और ऐसा माना जाता है कि पूरे का पूरा जो प्ले है शेक्सपियर ही लिखे थे। तो ये जो सारे जो कंजक्चर माने जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। फिर उन्होंने लिखा है, एक पैम्फलेट लिखा था, क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम। तो ये जो पैम्फलेट है, ये पैम्फलेट में उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बात की है। और एक सटारिकल वर्क है, एक व्यंग वर्क है, तो जिसकी वजह से उन मुसीबत में वो पड़ गए थे और उनको इस वर्क की वजह से जेल भी जाना पड़ा था। अब देखिए वो जो एज था एलिजाबेथन एज में, तो उस समय क्या था, मोनार्की था, राजशाही था। तो उन दौरान कोई भी किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कोई भी राजा महाराजा के खिलाफ कोई भी अगर लिख दे तो उसको जेल जाना पड़ता था, उनको मुसीबतें उठानी पड़ती थी। और यहाँ पर उन्होंने धर्म के विरुद्ध लिख दिया था। तो इस तरह का जो एटीट्यूड था उस समय बर्दाश्त नहीं किया जाता था। तो वहाँ उनको बेन जॉनसन के साथ जेल हो गई थी, क्योंकि बेन जॉनसन का भी कंट्रीब्यूशन था इस वर्क को लिखने में। बेन जॉनसन आप जानते होंगे, ग्रेट राइटर थे इस एज के। तो ये जो जेल की परेशानियों को ये झेल नहीं पाए थॉमस नैश, और बहुत जल्दी इनकी मौत हो जाती है। इस 34 इयर्स की उम्र में ही इनकी मौत हो जाती है। तो शेक्सपियर का जो क्या था कि शेक्सपियर के ये कंटेम्परीज थे, इनके सीनियर्स थे सारे यूनिवर्सिटी विट्स। तो शेक्सपियर ने जब देखा, इनका जो कैरियर देखा, इनका जो उड़ान देखा और इनका जो ढलान देखा, तो इन सब चीज़ों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर ने सीखा कि इस तरह से किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में फंसने से कोई मतलब नहीं है, अपना काम चुपचाप करो और अपने काम में ही फोकस करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने किया और उन्होंने सारे सेंटिमेंट से, सारे रिलीजियस इशू से अपने आप को दूर रखा। अपने वर्क्स में उन्होंने कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की। यहाँ तक कि वो कहना चाहिए जो अपने वर्क्स लिखते थे उसके जो लोकेशन होती थी उसको इमेजिनरी रखा, उसको काल्पनिक रखा, किसी लंदन का नहीं रखा या किसी इंग्लैंड का नहीं रखा या कोई दूसरी कंट्री का नाम नहीं लिया, बल्कि इमेजिनरी राइटर्स रख लेते थे, इमेजिनरी नाम लिख लेते थे। और ज़्यादातर इंग्लैंड का तो वो लोकेशन रखते ही नहीं थे। तो इस वजह से क्या है, वो कंट्रोवर्सी से दूर रहे। और सो इन सीनियर से उनको सीखने, जो उन्होंने सीख ली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिन तक काम कर पाए और अपने आप को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर पाए। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी विट्स थे किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए और इनका जो कैरियर था बहुत ही लंबा नहीं चल पाया और इनको गुमनामी की ज़िंदगी मिली और इनका उतना नाम नहीं हो पाया जितना ये डिज़र्व करते थे सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स। तो अब थॉमस नैश जो थे बेसिकली पैम्फलेटियर थे और इन्होंने लिखा है, प्लेस लिखा है, डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, समर, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। अब बात करते हैं हम थॉमस किड की। थॉमस किड अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं इस यूनिवर्सिटी विट्स के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं। अब थॉमस किड किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं थे, ना ही ऑक्सफोर्ड से, ना ही वो यहाँ से पढ़े थे कैम्ब्रिज से। बस इनको इस ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि जो इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी इन्हीं की तरह ही थी, यूनिवर्सिटी विट्स की तरह ही ये लिखते थे और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था ड्रामा के फील्ड में। और इनके वर्क पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है इनके वर्क पे, और क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क पे रिसर्च हुई है। ये दोनों बहुत गहरे दोस्त भी थे, थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो। अब थॉमस किड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और बाकी जो वर्क्स थे उनके कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनके जो वर्क थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे बाकी जो वर्क थे। तो बाकी जो वर्क थे, ट्रेजेडी ऑफ सोलोमन एंड पर्सिडा था, जेरोनिमा और एपोलॉजी फॉर एक्टर्स, ये सारे उनके वर्क्स थे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो उनका पॉपुलर हुआ था ये स्पेनिश ट्रेजेडी था। और स्पेनिश ट्रेजेडी ने पूरा ड्रामा के फील्ड में एक तरह से रिवोल्यूशन ला दिया था, परिवर्तन ला दिया था। ये एक रिवेंज प्ले था।
बदले की कहानी थी। थॉमस किट के ये जो ड्रामा है बदले की कहानी थी। और ये जो कहानी थी और एलिजाबेथन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि एक थ्रिलर था, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस था और वायलेंस को पेश किया था, थ्रिलिंग को पेश किया गया था। तो एलिजाबेथन जो ड्रामाटिस्ट थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनसे। शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी तो बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होकर लिखी। इसके बाद का जो एज था जैकोबियन एज, इनके भी राइटर्स थे इस स्पेनिश ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और स्पेनिश ट्रेजेडी के जो राइटर थे थॉमस किड, ये किससे प्रभावित थे? ये सेनेका से प्रभावित थे। सेनेका एक बहुत बड़े राइटर थे, रोमन राइटर थे। इससे ज़्यादा प्रभावित होकर उन्होंने ये स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी थी। तो एक तरह से पूरी की पूरी रिवॉल्यूशन ला दिया था। रिवेंज ट्रेजेडी का दौर चल गया था, बदले की कहानी लिखी जा रही थी और थ्रिलर की कहानी लिखी जा रही थी इस दौर में। और इसमें इनकी जो कहानी है इसमें प्ले विद इन प्ले है और घोस्ट दिखाया जाता था और बहुत ज़्यादा मर्डर्स थे। एक ही प्ले में 8 मर्डर्स को दिखाया गया है। कोई इंसान अपना जीभ काट रहा था, तो कुछ इस तरह से बहुत गोरी सीन्स, भयानक सीन्स पेश किए गए थे फर्स्ट टाइम स्टेज में, और एलिजाबेथन जनता ने इनको हाथों हाथ लिया था। तो अब हम आगे बात करते हैं। थॉमस किड ने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हैमलेट भी लिखा है, जिसका नाम उर हैमलेट है। उर हैमलेट नाम से भी लिखा है, ऐसा माना जाता है। बाकी ये सब कंफर्म नहीं है। अब इनकी 36 ईयर में इनकी भी डेथ हो गई थी, थॉमस किड की। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी विट जो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनका जो जन्म है उसी साल में हुआ था जब 1564 में, जब शेक्सपियर का जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी 1593 में। इनका जन्म कैंटरबरी में हुआ था। एजुकेशन इन्होंने ऑक्सफोर्ड से ली थी और सेम ईयर में जन्म हुआ था, शेक्सपियर के ईयर में। और इनका जो लाइफ था बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दिखावे वाली लाइफ थी इनकी। और इनकी जो, ऐसा माना जाता है कि अगर मौत इनकी जल्दी नहीं होती, बहुत कम उम्र में इनकी 29 ईयर्स के एज में मौत हो गई थी, और अगर इनकी मौत नहीं होती जल्दी तो शेक्सपियर को भी ये मात दे देते मार्लो, ऐसा माना जाता है। और इन शेक्सपियर से बहुत आगे निकल जाते, क्योंकि इनके में ज़्यादा टैलेंट था, ज़्यादा इनके में कैलिबर था, ऐसा माना जाता है शेक्सपियर की तुलना में। इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, तो ट्रैवल से इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था, बहुत ज़्यादा अनुभव मिला था, और इन अनुभवों को वो अपने प्लेस में इस्तेमाल करते थे। और इनको ट्रेजेडीज़ लिखना बहुत पसंद था, ये कॉमेडीज़ नहीं लिखा करते थे, ट्रेजेडीज़ लिखा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो एथेइस्ट थे, एथेइज्म को प्रमोट करते थे, नास्तिकता को। और इनकी जो खुद इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा इमोरल थी, अनैतिक लाइफ थी, अय्याशी वाला लाइफ था। और उसी तरह से उनके ड्रामा में भी उनके कैरेक्टर्स में यही अय्याशी, यही इमोरलिटी, यही अनैतिकता हमको दिखाई देती है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी। एक झगड़ा हुआ था, एक शराब खाने में झगड़ा हुआ था, इन ड्रंकन ब्राwl में इनकी जो मौत हो गई थी। 4 दोस्तों के बीच जो झगड़ा हुआ था और उनको तलवार से की वार से मार दिया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जासूसी में इन्वॉल्व थे और कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में ये जुड़े हुए थे, और वो दरबार के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे, एलिजाबेथन के दरबार के खिलाफ, जिस वजह से उनको, अगर इनकी मौत नहीं होती तो इनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता, इस तरह से भी कहा जाता है। और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, मतलब एक तरह से कहना चाहिए उनकी मौत ने उनको गिरफ्तारी से बचा लिया। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शेक्सपियर जो थे वो मार्लो थे, मार्लो शेक्सपियर थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। बाद में जो शेक्सपियर जो फेमस हुए वही मार्लो थे। इस तरह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है शेक्सपियर के बीच में और मार्लो के बीच में। अब इनके जो प्लेस की बात हम करते हैं तो इन्होंने लिखा है द ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, टॉम्बरलाइन द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, द मैसेक्रे एट पेरिस, आप स्क्रीन पे देखिए, एंड डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये लिखा है इन्होंने।
बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये जो टॉम्बरलाइन जो ग्रेट था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था ड्रामा में, स्टेज में। तो इनका जो इतनी कमाई हुई थी, इतनी ज़्यादा इनको इससे पैसे मिले थे कि लोगों ने सोचा, बाकी जो ड्रामाटिस्ट ने सोचा इतनी ज़्यादा कमाई है इस फील्ड में, और ज़्यादातर और ड्रामाटिस्ट ने ड्रामा को अपना कैरियर बनाया। फिर बात करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की। डॉक्टर फॉस्टर्स ये फर्स्ट ड्रामा था जिसमें ट्रैजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। पूरे ड्रामा के फील्ड में सबसे पहला ट्रैजिक हीरो माना जाता है डॉक्टर फॉस्टर्स को, और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे विलियम शेक्सपियर। और उन्होंने जो एडवर्ड सेकंड लिखा है, ये हिस्ट्री प्ले है, ऐतिहासिक प्ले है। इससे इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने बहुत सारे हिस्ट्री प्लेस लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड सेकंड में होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। उस दौरान कोई भी जो ड्रामाटिस्ट थे, कोई भी राइटर्स थे, इस होमोसेक्सुअलिटी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही डेयरिंग थे। क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ज़्यादा निर्भीक थे, तो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया है। तो ये सारे फीचर्स हैं इनके ड्रामा के, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर था, लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे ये। तो ये सारा वीडियो था यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।